जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था पूरी श्रृंखला पूरा एक एक पढ़ के पूरी उसमें बहुत सारे वीडियोज पढ़ लिए, उनके द्वारा हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने पर्यावरण और पारिस्थितिकी का भी अध्ययन किया काफ़ी अच्छे से, काफ़ी उसको उसमें भी हमने एक काफ़ी समय दिया। तो आप अगर उसको देख लेंगे पहले, फिर ये देखेंगे। अब आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए, इतिहास के 3 खंड हैं। एक है प्राचीन इतिहास, जिसको एंशिएंट इंडिया बोलते हैं, जो कि लगभग शुरू होता है, ये हड़प्पा सभ्यता से शुरू होता है। और ये हड़प्पा सभ्यता लगभग 1700 से 1700 ईस्वी से लेकर के 2200 ईसा पूर्व तक के लिए, ठीक है। उसके बाद उसके बाद मिडाइवल इंडिया में जाते हैं, मध्यकालीन भारत, जो कि लगभग शुरू होता है 700 ईसा पूर्व से लेकर के मुग़ल काल तक के पीरियड को, मुग़ल काल के पहले का पीरियड जो रहता है लगभग 1100-1200 ईस्वी तक के काल को हम लोग कहते हैं मध्यकालीन भारत, ठीक है। उसके बाद फिर मुग़ल काल पूरा जो लगभग 1707 तक चलता है, सॉरी यहाँ तक को कहते हैं हम मुग़ल काल। 1100 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी वाले टाइम पे ये पूरा एक तरह से विदेशी रूलर का ही रहा है। 1191 में जब पृथ्वीराज 1192 में जब पृथ्वीराज हार जाते हैं मोहम्मद गोरी से, तो वो पूरा काल जो होता है ये वहीं से शुरू हो जाता है। दिल्ली सल्तनत हो जाता है, फिर मुग़ल काल हो जाता है, ठीक है। तो ये सब सारा पूरा मध्यकालीन भारत में आता है। तो उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में। तो कई इतिहासकार क्या कहते हैं कि 1707 ईस्वी को ही मत शुरू कर दे। तो कोई एक एकदम क्लिक लाइन नहीं है कि नहीं इस डेट से ही एंशिएंट शुरू होता है, इस डेट तक एंशिएंट चलता है, इस डेट से लेकर के मिडाइवल शुरू, ऐसा नहीं है। एक ग्रे एरियाज है बीच में। तो 1707 ईस्वी से मानते हैं हम लोग। कम से कम देश की स्वतंत्रता तो 1947 15 अगस्त 1947 को हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं। फिर 1747 तक को आज तक के लिए हम लोग उसको पोस्ट इंडिपेंडेंस में ले लेते हैं। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में, और प्राचीन भारत के बारे में हम लोग बाद में इसको पढ़ेंगे। पहले जो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडिया, तो इसके बारे में हम चर्चा करें। पहले इसके लिए हमें थोड़ा सा एक आधार तैयार करने की ज़रूरत है। देखिए, अभी क्योंकि मैंने आपको मध्यकालीन भारत नहीं पढ़ाया है, तो आप इतना अच्छे से हो सकता है ना समझ पाए। लेकिन अगर जब मैं मध्यकालीन भारत, मुझे तो तरीका तो ये था, पहले मैं प्राचीन इतिहास पढ़ा था, फिर मध्यकालीन इतिहास पढ़ा, फिर आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा था। लेकिन मुझे आधुनिक भारत इतिहास बहुत अच्छा लगता है, बहुत मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है। तो पहले मैं इसको पढ़ा दूँ, फिर मैं जब दोबारा करूँगा तो फिर बहुत अच्छे से। देखिए, एंशिएंट में उतना ही मुझे तो इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ाने में, सच बोलता हूँ। आपको सुनने में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो पहले हम मॉडर्न इंडिया को पढ़ लेते हैं अच्छे से। मतलब यहाँ से सब ज़्यादा प्रश्न भी आते हैं। यूपीएससी 1-2 साल का ट्रेंड आप छोड़ दीजिए, हमेशा मॉडर्न इंडिया से 10 से 12 प्रश्न दे देता अकेले। 100 में से अगर आपको 8 से 10 प्रश्न यहाँ से मिल जाए, हिस्ट्री में अगर 15 प्रश्न आते तो 7, 8, 9 प्रश्न यहीं से रहते हैं। वो घटाता बढ़ाता रहता है, लेकिन लगभग मॉडर्न इंडिया से कम से कम स्टेट पीसेस वगैरह में तो बहुत प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो हम मॉडर्न इंडिया से शुरू करेंगे पहले। इसके लिए हमें सबसे पहले थोड़ा आधार की ज़रूरत है कि अगर मॉडर्न इंडिया हम कहें किसे, आधुनिक भारत कहें किसे। तो कई राइटर हैं जो प्लासी टू पार्टीशन एक बुक लिखी गई है, उसमें क्या था कि 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है और 1947 में जो भारत का विभाजन होता है को मानते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही बहुत अच्छे इतिहासकार थे, उसमें बिपिन चंद्रा, उन्होंने तो जो अपनी बुक लिखी उसमें तो उन्होंने ये माना कि 1707 औरंगजेब की मृत्यु से मुग़ल काल लगभग ख़त्म हो जाता है और वहाँ से एक नया उदय होता है, मराठों का उदय होता है, ब्रिटिश शासनकाल की मतलब एक तरह से आधार पूरी तैयार हो जाती है। तो हम इस इतिहास के माध्यम से समझें कि किस तरीके से सत्ता बदलती है। तो हुआ क्या कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, ठीक है। औरंगजेब ने लगभग देश में 50 से 52 साल शासन किया। औरंगजेब की धारणा के लिए लेकर के अलग अलग मत हैं, कोई बहुत उसको बुरा मानता है, कोई उससे थोड़ा कम बुरा मानता है। हाँ, लेकिन जो साक्ष्य हमको मिले हैं उसके आधार पर ये माना गया था कि औरंगजेब का शासनकाल बहुत कठोर था। उसने, देखिए, एक राजा जो होता है वो सभी को साथ लेकर के चलता है, कोई किसी धर्म जात विशेष को। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, एक धर्म विशेष के लोगों को संरक्षण दिया और दूसरे धर्म विशेषों के मंदिरों पे, दूसरे धर्म विशेषों की संस्कृति पे हमला किया। इसमें तो कोई दो राय नहीं, जिसके उसका शासन लोगों के, उसके शासन से लोगों को मन ऊब चुका था।
तो मुग़ल साम्राज्य के पतन की शुरुआत औरंगज़ेब के शासन को मानी जाती है। साथ में उसने एक अपनी दक्षिण के दूरस्थ भागों में जाने की नीति अपने, वो क्या कहता है, नॉर्थ इंडिया, दिल्ली के आसपास के वाले इलाके में शासन था ज़्यादा, उसका शासन तो सबसे ज़्यादा, हाँ याद रखिएगी, औरंगज़ेब का शासन सबसे लंबे समय साल तक चला और साथ में सबसे ज़्यादा एरियाज पर था। तो कुछ उसके सकारात्मक भी थे लेकिन बहुत सारे नकारात्मक थे, तो ज़्यादातर नकारात्मक को इसको माना जाता है, उसके सकारात्मक भी हम थोड़ा बाद में चर्चा कर लेंगे। तो उसके बाद उसने क्या किया था कि अपने सम्राट का विस्तार करने के लिए लगातार दक्षिण में अभियान करता रहा। उसमें काफ़ी जनधन की हानि होती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने जनधन की हानि इस तरीके से करेगा तो फिर शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन नहीं कर पाएगा। सबसे ज़्यादा तो परेशानी उसके साउथ में मराठों थी। शिवाजी का नाम आपने सुने होगा। शिवाजी सबसे ज़्यादा उसकी गले की हड्डी बन चुकी थी, उसे न निकल पा रहा था ना उगल पा रहा था। तो शिवाजी की गोलीला युद्ध नीति जो थी उसके कारण औरंगजेब बहुत परेशान रहता था और उसने काफ़ी हद तक अपना संसाधनों का व्यय मराठों से युद्ध करने में लगा दिया। तो एक ये पॉइंट है, तो आप पॉइंट टू पॉइंट समझते जाएंगे और इन्हीं पॉइंट को जेड़ करके एक पूरी माला तैयार कर देंगे आंसर की। तो प्रश्न भी यहाँ से मेंस में आ सकता है कि आखिर आया भी है कि आखिर मुगलों की हार के कारण क्या थी। तो मुगलों के हार के कारण में ये बहुत, मुगलों का शासन अगर आप देखें तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, बाबर बनाम इब्राहिम लोदी, तब से माना जाता है कि मुगलों का शासन लगभग 200 साल तो लगभग चला ये। उसमें औरंगजेब, उसमें बाबर आए, अकबर आए, हुमायूं आए, और शाहजहाँ, जहांगीर, तो आजकल ये एक लंबा पीरियड काल रहा था। तो जब ये स्थिति होने लगी कि औरंगजेब का शासन इतना, औरंगजेब ने सजिया उसमें क्या था कि सजदा मतलब उसको झुक करके सलाम करना पड़ता था, एकदम लेट करके राजा को सलाम करना पड़ता था इससे भी लोगों में। तो उसने उसके बाद उसने जजिया कर की व्यवस्था की। जजिया कर जो था गैर मुसलमानों पे लगाया जाता था। उसमें क्या होता था कि जो गैर मुस्लिम नहीं, जो मुस्लिम नहीं है तो मुस्लिम बने, नहीं मुस्लिम अगर बन सकते तो आपको जजिया कर देना पड़ेगा। जजिया कर से काफ़ी नाराज़गी रही, जिसे औरंगजेब ने अकबर ने ख़त्म कर दिया था अपनी धार्मिक सहिष्णुता के कारण। तो ये कई एक कारण बने, एक जो पूरा व्यू बना कि औरंगजेब के खिलाफ एक पूरे मतलब शासन लोगों के मन में एक नकारात्मक विचार चला गया। तो भले राजतंत्र ही क्यों ना था, अगर जनता का आपसे मन उठ गया ना, वो भले अपराध है, तो आप तलवार के धार पे जनता को ज़्यादा दिन तक दबा नहीं सकते। लोग दूसरे राजा आप पे आक्रमण करने को बिल्कुल अवसर मिल जाए उन्हें, ये कारण था। ठीक है, देखिए क्या क्या कारण था। पहला अकबर की मुग़ल शासक औरंगजेब की सख्त नीति, उसके बाद उसने दक्षिण अभियान, तीसरा मराठों से उसके युद्ध। तो ये चीज़ें आप समझते जाएंगे साथ में। देखिए अब देखिए, एक तो दक्षिण में तो इसका युद्ध चल ही रहा है, उसने पश्चिमी भारत में खासतौर से राजस्थान वाले इलाके में अकबर ने क्या किया था, राजपूत घरानों से अपने कई सारे वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, जिसका कारण ये था कि उसको राजपूतों का एक समर्थन मिलता रहता था। औरंगजेब ने ये भी एक तरह से नहीं किया, उसने क्या किया, राजपूतों के खिलाफ भी एक कठोर नीति अपनाई। अब यहाँ पे क्या है, दुश्मन और दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली नीति आ गई। इधर तो मराठे हमारे दुश्मन थे, औरंगजेब के दुश्मन थे, उधर राजपूत भी हमारे दुश्मन थे, तो वो दोनों आपस में मिल गए, औरंगजेब अकेला पड़ गया। तो कहीं इसी जोड़ना, इस तरह चीज़ों को जोड़ना है। तो इससे क्या हुआ कि मुगलों का चारों तरफ से घेरने की, उधर घेर जाने की शुरुआत बन चुकी थी। ईस्टर्न में कहीं ना कहीं ब्रिटिश धीरे धीरे अपना, जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी जहांगीर के समय में, उसके बाद क्या था, धीरे धीरे करके ब्रिटिश आना शुरू हो गए। खैर वो व्यापार ही कर रहे थे, औरंगजेब के शासनकाल में वो व्यापार ही कर रहे थे। यहाँ पे उनका शासन व्यवस्था 1757 में जब वो प्लासी के युद्ध जीतते हैं उसके बाद शुरू करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से वो आर्थिक तरीके से मुगल काल को चोट तो पहुँचा ही रहे थे अंदर ही अंदर। तो ये एक कारण रहा। ठीक है, औरंगजेब की धार्मिक नीति, रूढ़वादिता और हिंदू शासकों के प्रति उसकी नीति ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य धर्मनिरपेक्ष था। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कहा जा सकता कि अकबर की धार्मिक नीति, जहांगीर की धार्मिक नीति, इनके शाहजहां की भी धार्मिक नीति कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति थी वास्तव में। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो जिस धर्म का होता है वो धर्म के दिन इंक्लाइन होता है। अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया, बेशक चलाया, लेकिन उसमें इसके पीछे कई
से धार्मिक सहिष्णुता नीति रही, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस धार्मिक सहिष्णुता के माध्यम से उसने बहुत सारा कन्वर्टर भी कराया, बहुत सारे गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, उसने कभी तलवार के धार पे ये नहीं किया। औरंगजेब ने तो तलवार के धार पे ये करना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए कहा जा सकता था कि औरंगजेब, देखिए, धर्मनिरपेक्ष वास्तव में नहीं थे, लेकिन उसकी तुलना में वो धर्मनिरपेक्ष थे। कि औरंगजेब जहाँ कट्टर नीति अपनाता था धार्मिक परिवर्तन कराने की या अपना धर्म प्रचार करने के लिए, तो औरंगजेब और जहांगीर, ये शाहजहाँ, ये सॉफ्ट की तरफ चलते थे। तो इसीलिए उसके पीछे इन्हें धर्मनिरपेक्ष कहा जा सकता है। बेसिकली धर्मनिरपेक्ष ये नहीं होता, धर्मनिरपेक्ष की तो अपनी अलग ही परिभाषा है, जो सभी धर्मों का सम्मान करता हो। और जिस तरह आजकल के राज्य में का कोई धर्म नहीं, लेकिन फिर भी राज्य सभी धर्मों के प्रति समान रूप से व्यवहार करता है, ये होता है धर्मनिरपेक्ष। वहाँ तो राजा का खुद ही का धर्म इस्लाम है, तो ये है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष कैसे होता है। लेकिन हाँ, अगर आप दोनों की तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं एक धर्मनिरपेक्ष नीति आती है। तो इस चैप्टर की मैं एक भूमिका के माध्यम से आपको पूरा एक बैकग्राउंड तैयार कर दूंगा कि किस तरीके से हम धीरे धीरे मुगल साम्राज्य जो लगभग 200-250 सालों से चल रहा था, पतन हो गया। और फिर नहीं सर, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। औरंगजेब ने जजुआ कर लागू करे, हिंदुओं मंदिरों को तोड़ा उसने, हिंदुओं और खासतौर पर प्रतिबंध लगा दिया, इस नीति के उलट काम करने की कोशिश की। तो देखिए, बाबरी मस्जिद का विवाद क्या था। औरंगजेब बाबर का एक सेनापति था मीर बाकी ने क्या किया था कि वहाँ के मंदिर को तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनाई। इसमें कोई दो पूरे देश में हज़ारों की संख्या मंदिर तोड़े गए अकबर काल, औरंगजेब के काल में। लेकिन हम इसको गलत आज के परिप्रेक्ष्य अब नहीं, देखो उस समय क्या स्थितियाँ थी वो अलग बात है, लेकिन हम आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम उनको लेकर विवाद बनाएं तो बहुत विवाद हो सकता है, उस पर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद औरंगजेब से राजपूत, जाट, मराठे, उसकी आर्थिक नीतियाँ भी इस तरीके से अधिक से अधिक कर लेना, उसके बाद किसानों के हित में कोई काम न करना, जिसके कारण उससे किसान भी नाराज थे। सिख सरदार तो उनसे नाराज़ थे ही। सरदारों का जो मेन उद्देश्य था वो तो धर्म रक्षा, मतलब मुगलों से रक्षा करने के लिए बना था। तो सरदार तो पहले ही पूरे मुगल शासन के विरोधी रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, अब एक तरफ तो मराठे विरोध में चले गए, मराठे विरोध में थे ही, राजपूत भी चले गए, उसके बाद हिंदू वाले पूरे ही चले गए, जाट, मराठा, ये सब भी चले गए। इससे क्या हुआ, सिख समुदाय पहले से मुगलों के विरोध में, तो एक पूरा बैकग्राउंड तैयार हो गया औरंगजेब के शासन के खिलाफ। औरंगजेब जब धर्म के प्रति कई बार तो उसने मुसलमानों के प्रति भी कट्टरता की, इससे क्या तुझे मुस्लिम भी नाराज़ हो गए उससे। तो आप एक आधार तैयार कर सकते हैं कि किस तरीके से मुगल काल के पतन की पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है इस तरीके से। भाई, जब आपसे आपकी जनता ही नहीं खुश है तो आप कब तक शासन कर लेंगे तलवार के धार पे, एक समय तो आपको हटना ही पड़ जाएगा। इसीलिए तो इस तरीके से तो औरंगजेब का शासन के कारण, उसके साथ साथ यद्यपि औरंगजेब की सकारात्मक औरंगजेब की खास बात ये थी कि वो कभी भी मतलब अनैतिक कृत्य नहीं करता था। अनैतिक कृत्य का मतलब ये है कि फिजूल खर्ची करना, हरम में जाना, ये सब वो नहीं करता था। ये तो था उसके अंदर, गाना बजाना, नाचना, ये सब नहीं करता था। तो कहीं कि उसका एक पॉजिटिव भी था, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव है, बाकी निगेटिव है, तो क्या निगेटिव ज़्यादा असर करेगा उसके साथ। इसीलिए कहा जाता है कि औरंगजेब की विफलता का कारण उसका नीति नहीं थी, नीयत नहीं थी, नीति थी। मतलब उसका इरादा नहीं था कि जो सामाजिक, आर्थिक और आर्थिक दूरदर्शिता होनी चाहिए उसके पास नहीं थी। उसकी नीति खराब थी, नीयत खराब नहीं थी, ये कहा जाता है। प्रश्न भी आ सकता है क्या ये इस बात की व्याख्या कीजिए कि जो औरंगजेब की नीति है उसकी नीयत खराब थी, नहीं थी, बल्कि उसकी नीतियाँ खराब थी। तो आप उसमें लिखेंगे कि औरंगजेब में मराठों के प्रति कठोरता का अनुसरण किया, चाहता तो मराठों के साथ मिल करके मराठों को थोड़ा छूट दे करके मराठों को अपने साथ ले सकता था। उसके बाद दिक्कत नहीं किया उसने, जिसा अकबर ने किया राजपूत राजाओं के साथ मजबूत वैवाहिक संबंध स्थापित ना भी करता तो कम से कम उनको अपने शासन में पद में बड़े पद दे करके उनको संतुष्ट किया जा सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। उसके बाद जाटों के साथ भी उसने कठोरता की नीति अपनाई। सरदारों के साथ उसके दुश्मन सरदार पहले से थे ही। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हो ही चुका था। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं पूरा मुगल साम्राज्य चारों तरफ से घिरता चला जा रहा था। ये बात क्योंकि सामाजिक या मानसिक दूरदर्शिता नहीं थी औरंगजेब के पास, वो तुरंत का तुरंत फैसले लेता था एकदम। इस वजह से वो ये और ज़्यादा उसको परेशानियाँ झेलनी पड़ गई। तो पूरा मुगल साम्राज्य के पतन के एक आधार तैयार हो रहा था और उसे पता नहीं चला। ठीक है, कुछ लोग आम धारणा ये करते हैं कि मुगल काल की कुलीन वर्ग की
मतलब कमजोरी भी एक बड़ा कारण था कि भाई जो बड़े बड़े पद पूरे हैं वो भले औरंगजेब नहीं कोई ऐसा अनैतिक कृत्य करता था, लेकिन उसके शासन में जो बड़े बड़े जाट मराठ जो भी थे उसमें बड़े बड़े सरदार थे, उन्होंने तो अनैतिकता का परिचय दिया। ये राजा की जिम्मेदारी होती है कि उसके जो नीचे सलाहकार हैं, जो नीचे शासक है, वो अनैतिक कृत्य न करें। इसके साथ साथ प्रशासन में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हो गया था, जालसाजी, दगाबाजी, उसके बाद आपसी लड़ाइयाँ, ये सब कारण बने औरंगजेब के और मुगल काल के पतन का कारण बना। ठीक है, उसके साथ साथ मुगल काल में काफ़ी युद्धों में जब धन बैल किए, जब धन आप इतना खर्च कर देंगे तो क्या होगा, लोगों के जीवन जो हो जाएगा वो बहुत सोचनीय, दयनीय, अनिश्चित हो जाएगा। जब गरीबी बढ़ेगी, अकाल मृत्यु बढ़ेगी तो क्या होगा, इससे निश्चित रूप से शासन के प्रति आक्रोश जनता में बढ़ेगा। उसके साथ साथ ये तो औरंगजेब के शासनकाल था। औरंगजेब के बाद भी जो थोड़ा बहुत शासन रहा, फारुखसियार आया, कई आए, इसने क्या किया, फिर इसने ब्रिटिश काल का प्रतिरोध नहीं किया। ब्रिटिश फारुखसियार के टाइम 1717 में क्या हुआ था, एक पत्र निकाला गया था, उसमें ये था कि बंगाल की तरफ जो ब्रिटिश व्यापार करेगा उसको कर नहीं देना पड़ेगा। फारुखसियार के चार्टर उसको बोलते हैं। उसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश ने बहुत सारा संसाधन पश्चिम का तो ईस्टर्न जो बंगाल वाला रीजन था उसका लूट लिया। ये पाया था फारुखसियार ने एक तरह से उनको बिना करके व्यापार करने की छूट दे दी, ये भी एक कारण था। ये तो मैंने पहले जो बताया वो औरंगजेब के शासनकाल में आपको बताया। अभी देखो औरंगजेब के शासनकाल के बाद भी मुगल शासन कब तक 15-20 साल तो रहा ही रहा, नहीं कह सकते तो 1757 तक तो था ही एक तरह से, तो लगभग 40-50 साल तक छोटे छोटे मुगल सम्राट थे। ये अलग बात है कि हाँ अलग अलग क्षेत्रों में स्वतंत्र घोषित कराते गए, जैसे मुगल सम्राट केंद्रीय सत्ता पतन हुआ औरंगजेब की मृत्यु के बाद, उसे छोटे छोटे हैदराबाद होगी, मैं आगे इसके बाद आपको पढ़ाऊँगा, हैदराबाद हो गया, उसके बाद राजपुताना वाला एरिया हो गया, उसके बाद मराठा वाला एरिया हो गया, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते चले गए। मुगल काल से इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया क्योंकि केंद्रीय सत्ता बची नहीं, इनको रोकेगा कौन, ये एक कारण बना। तो कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य के पतन के और भी बहुत सारे कारण थे। उसके बाद मुगल काल के समय में जो निष्ठा थी लोगों की, राष्ट्र के प्रति मतलब मुगल शासन के प्रति ना होकर के अपनी जाति विशेष धर्म के प्रति होने लगी, क्योंकि अकबर की धार्मिक नीति, जब देखिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, इस बार एक निबंध भी आया था, निबंध लिखने की जो एक चक्र है, जो आप फेंकते हैं वो घूम के आपके ऊपर आ जाता है। अगर आप नफरत फैलाएंगे, महात्मा गांधी ने भी किया था, अगर आप नफरत बोलेंगे, नफरत फैलाएंगे तो नफरत ही आपको पलट के मिलेगा। तो मुगल काल में औरंगजेब के शासन क्या हुआ, धार्मिक कट्टरता नहीं थे, धार्मिक कट्टरता नहीं थे, जो दूसरे धर्म के लोग थे वो अपने धर्म के प्रति भी कट्टर होना शुरू हो गए। ऐसे क्या हुआ, ब्रिटिश काल कैसे है, ब्रिटिश समय में जो देश डिवाइडेशन के आधार कैसे तैयार हुआ था कि एक अगर हिंदू महासभा बनी तो उधर अगर मान लीजिए ये 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग बनी, तो उसके 9 साल बाद 1915 में हिंदू महासभा बन गई, तो क्या एक कट्टरता कर रहा था, दूसरा भी कट्टरता कर रहा है। तो इस तरीके से यही नीति थी कि मुगल काल पतन होना शुरू हो गया और ख़ासतौर से आखिर में जाके इसका पतन ही हो गया। उसके बाद औरंगजेब के शासनकाल में तो मैंने आपको बताया दिया, पूरा आधार ही तैयार हो गया था। औरंगजेब के शासनकाल के बाद भी जो शासन भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अनुशासनहीनता, अक्षम लोगों का साम्राज्य में बैठना, जैसे बहुत सारे कारण बन गए इसकी पतन का। उसके बाद अर्थव्यवस्था, सामाजिक संबंधों, जाति संरचना, राजनीतिक संस्थाओं का चरित्र भारतीय समाज के एक कारण या एक राष्ट्र के रूप में, इनकी अभ्युदय के रूप में नहीं, मतलब पूरा एक राष्ट्र के रूप में कभी भी नहीं बना पाया। इसके साथ ये छोड़िए, 1739 में अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों के खिलाफ एक जंग छेड़ दी, आक्रमण कर दिया, वो भी कारण रहा जिसमें से मुगल सम्राट पतन हुआ। उसके बाद 1761 में अहमद शाह अब्दाली का एक तरह से सेनापति था जो कि जिसका नाम था 1739 में नादिर शाह ने मुगलों पे आक्रमण कर दिया मुगल शासन के खिलाफ, जिसके कारण एक बड़ा युद्ध हुआ और साथ में काफ़ी जनहानि करनी पड़ी। उसके बाद एक इसके साथ अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह ने बहुत सारे आक्रमण किए, जिनसे लगातार मुगल शासन को लड़ता रहा, ये भी एक बड़े कारण बन गए। इस तरीके से 1761 में तो मुगलों ने, अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया था, एक मराठों सेना के खिलाफ युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध कहते हैं। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, 1526 में। किसके खिलाफ हुआ था,
बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर जीता, इब्राहिम लोदी पराजित। 1576 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, शायद डेट भी मुझे कुछ भूल रहा लग रहा, हुआ। उसमें अकबर और मराठों के बीच शायद हुआ था, उसको थोड़ा देख लें, मुझे भी याद नहीं आ रहा। 1761 में पानीपत का तृतीय मराठों के खिलाफ, और साथ में 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ उसमें मराठों और साथ में अहमद अब्दाली ने, इस युद्ध ने तो ये तय कर दिया कि देश में अब शासन कौन नहीं करेगा। इसका मतलब ये होगा कि मुगल यहाँ शासन करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मुगल तो मेन लड़ाई में ही नहीं है। लड़ाई कौन कर रहा है? मराठा कर रहे हैं और साथ में अहमद अब्दाली कर रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अब मुगलों का शासन की पतन की पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी थी, जब वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। थोड़ा सा हम 1757 की जब क्रांति देखेंगे, 1857 की क्रांति में उसमें मुगल बादशाह का थोड़ा बहुत रोल उसमें रहेगा, लेकिन वही बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, तो लगभग ख़त्म ही हो जाता है। इस तरीके से लगभग 20 मिनट की वीडियो में मैंने आपको मुगल साम्राज्य किस तरीके से पतन हुआ, औरंगजेब की क्या शासन की नीतियाँ रहीं, औरंगजेब की क्या शासन की कमजोरियाँ रहीं, इस वजह से मुगल साम्राज्य के पतन का जो आधार तैयार हुआ, ये मैंने आपको पूरा क्लियर करा दिया है। ठीक है, उसके साथ साथ अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि अब हम सीधे से एक तरीके से मध्यकालीन भारत को छोड़ते हुए आधुनिक भारत की तरफ बढ़ेंगे। आप तो केवल एक बैकग्राउंड था, एक आधार तैयार करना था मुझे कि भाई अगर आपको पता ही नहीं रहेगा आधार क्या है तो आप कैसे समझ पाएंगे। तो इस तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा एक आधार समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से, अब आधुनिक भारत में क्या होगा कि नए नए राज्यों का उदय होगा, ब्रिटिश शासन आएगा, ब्रिटिश शासन की नीतियाँ हम लोग पढ़ेंगे, ब्रिटिश शासन ने किस तरीके से भारत को 200 वर्षों तक गुलाम बनाए रखा, पूरी तरह से जर्जर देश के रूप में तब्दील कर दिया। उसके बाद फिर हम कांग्रेस की स्थापना, गांधी युग, ये सब देखते हुए धीरे धीरे एक पूरा चेन बनी हुई है कि हम 1947 देश की स्वतंत्रता तक जाएंगे। उसके बाद फिर तो स्वतंत्र हो गए, फिर क्या है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज ही पे रखते हैं। थैंक यू।